हेलो। देखिए आपका एविडेंस चल रहा था, बैठिए हो। और एविडेंस में आपका एडमिशन कल शुरू किया गया था। फिर एक बार उसको 2-3 मिनट में जितना पढ़ाया गया था दोहरा दिया जाए, और तब आपका सेक्शन वाइज चला जाए और सेक्शन वाइज में आपका क्वेश्चन कैसे बना है वो देखा जाए। देखिए आपका स्वीकृति या एडमिशन के बारे में पहला चीज बताई गई थी कि आपका एडमिशन का मतलब ये हुआ कि किसी फैक्ट को या किसी तथ्य को एक्सेप्ट कर लेना। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य को स्वीकार कर लेता है तो उसे हम स्वीकृति कहते हैं। अब ये है कि तथ्य के बारे में स्वीकृति भारत में सुसंगत होगी कि विधि की स्वीकृति की दोनों। ये पहला क्वेश्चन आपका बनता है, तो आपका जवाब रहेगा भारत में केवल आपका तथ्य की स्वीकृति सुसंगत होगी, विधि की नहीं। लेकिन इंग्लैंड में याद रखिए दोनों रेलेवेंट हैं। ये आपका क्वेश्चन पहला बनता है जो आ चुका है। इसके बाद आपका उदाहरण बताया गया था, और उदाहरण में आपका 2-3 उदाहरण, एक तो चोट वाला भी देख सकते हैं कि डॉक्टर ने पूछा मरीज से कि आपको चोट कैसे लगी, तो मरीज ने चोट किसने कारित की यह बताया, तो यह मरीज द्वारा की गई स्वीकृति है। अगला क्वेश्चन आपको देखना है कि आपका अगर ए अपने बही खाते में लिखता है कि बी को मैं 5,000 रुपया उधार दिया हूँ, ये भी स्वीकृति है। और ए अगर अपने बही खाते में लिखता है कि बी से मैं 5,000 रुपया उधार लिया हूँ, यानी कि दोनों दशाओं में वह किसी तथ्य को एक्सेप्ट कर रहा है, या तो मैं पैसा दिया हूँ या मैं पैसा क्या किया हूँ, लिया हूँ। तो इसको एडमिशन कहा जाता है। अगला आपका जो एडमिशन होता है, कल भूमिका में छूट गया था, उसको भाई अलग से लिख लीजिए। जो ये एडमिशन या स्वीकृति होती है, ये डायरेक्ट एविडेंस होती हैं कि इनडायरेक्ट होती हैं, ये भी आपका नया क्वेश्चन बनता है। तो स्वीकृति जो होती हैं वह हियर से एविडेंस होती हैं, अर्थात अनुश्रुत साक्ष्य होती हैं, अर्थात इनडायरेक्ट एविडेंस। कहीं लिख लीजिए तो स्वीकृति हियर से एविडेंस है। अब तुरंत आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए और स्वीकृतियां हियर से एविडेंस हैं या अप्रत्यक्ष एविडेंस है। तो ये किस सेक्शन का अपवाद है? तो सेक्शन 60 का। यानी कि जो ये स्वीकृति और संस्वीकृति हम पढ़ेंगे वह धारा 60 का क्या हो गया? अपवाद। तो क्वेश्चन आपका ये बना है कि स्वीकृति और संस्वीकृति दोनों आपका प्रत्यक्ष साक्ष्य है, अनुश्रुत साक्ष्य है, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो प्रत्यक्ष मार्कर न आइए। ये कैसा एविडेंस है? आपका हियर से या अप्रत्यक्ष या अनुश्रुत या श्रुत साक्ष्य। श्रुत का मतलब ये हुआ कि कोई घटना को देखा नहीं है, बल्कि दूसरे से केवल क्या किया है? सुना है। जैसे कि अगर कोई पीड़ित है, डॉक्टर से कहता है कि हमें ये चोटें ए ने पहुंचाई, तो डॉक्टर घटना देखा नहीं है। अगर डॉक्टर आकर गवाही देता है कि पीड़ित ने हमसे ये बात कही थी कि चोट ए ने पहुंचाई, तो डॉक्टर द्वारा जो दिया गया साक्ष्य है, घटना तो अपनी आंखों से देखा नहीं, वह तो पीड़ित द्वारा कहे गए बयान को बता रहा है। तो ये जो डॉक्टर द्वारा दिया गया बयान है, ये प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। कैसा साक्ष्य है? अप्रत्यक्ष। यानी कि उसको कहेंगे हियर से या श्रुत साक्ष्य या अनुश्रुत साक्ष्य। ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है।
इसके बाद आपका स्वीकृति क्यों सुसंगत है, तो फिप्सन महोदय ने एडमिशन को एविडेंस में रेलेवेंट बनाने के 4 आधारों को बताया है। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। और 4 आधार कल बताया गया था और सेक्शनों को जोड़ते हुए। फिर आपका इसको इमेज मिरर यानी कि स्वयं का दर्पण भी कहा जाता है। स्वयं का दर्पण का मतलब कि अगर तुमने कोई कथन किया है तो उस कथन को एक बार देखो। अगर तुम उस कथन से मुकरना चाहते हो, डिनाई करना चाहते हो, इनकार करना चाहते हो, तो कानून तुम्हारे मुंह को बंद कर देगा। यानी कि एक बार जब तुम चेहरा देख चुके हो और कह रहे हो कि नहीं ये चेहरा मेरा नहीं है, और जबकि एक बार स्वीकार कर चुके हो कि ये चेहरा मेरा है, तो फाउंडेशन लगाकर क्या आपका यानी कि फाउंडेशन करके क्या आपका उस चेहरे को बदल कर कहे कि हम नहीं हैं। तो यानी कि एक बार अगर कोई कथन किया और उस कथन से मुकरने से क्या कर किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एडमिशन होता है उसका इफेक्ट या प्रभाव किस रूप में होता है, स्टापेल के रूप में। सेक्शन याद रखिएगा 31। आगे हम बताएंगे, अभी स्वीकृति पूरा हो जाए 23 तक। तो आपका इमेज मिरर आपका 31 से जरूर निकलता है और एडमिशन को ही कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आइए। अब अगला क्वेश्चन ये बना है कि एडमिशन के प्रकार आइए। तो कल 2 प्रकार बताया गया था, इसको भी हम आगे बताएंगे 58 में डिटेल में। एक आपका जुडिशियल एडमिशन और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल, यानी कि एक न्यायिक स्वीकृति और दूसरा गैर न्यायिक या न्यायिक बाह्य कहा जाता है। कहीं का न्यायिक बाह्य या अनौपचारिक, याद रखिए बताया जाएगा आगे। न्यायिक स्वीकृति में क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी फैक्ट को एक्सेप्ट करता है लेकिन न्यायिक कार्यवाही के दौरान, और जब बाहर एक्सेप्ट करे तो गैर न्यायिक। अब आइए एक उदाहरण देखिए। अगर ये न्यायालय में ये स्वीकार करता है कि बी से हमने 5,000 रुपया उधार लिया है, या तो वाद पत्र के या प्रतिवाद पत्र के माध्यम से, या या आपका कह सकते हैं कि अन्य माध्यम से, न्यायालय में कार्यवाही के दौरान, या तो ए या ए के अधिवक्ता प्लीडिंग में एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये समस्या आई कि जब न्यायालय में ये इस बात को स्वीकार कर रहा है तो ये न्यायिक स्वीकृति हो गई। और ऐसी दशा में धारा धारा 58 ये बताती है कि अब इस स्वीकृति को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, सिद्ध करने की आवश्यकता कोर्ट में नहीं है। और ये स्वीकृति सबूत का क्या करेगी, अभित्यजन, वैभियर, अभित्याग। तो कौन स्वीकृति सबूत का अभित्यजन करती है, ये भी क्वेश्चन मॉडल आया है। न्यायिक की गैर न्यायिक की दोनों, तो केवल न्यायिक। किस स्वीकृति को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, न्यायिक। और किसको साबित किया जाएगा, गैर न्यायिक। तो आप डॉक्टर वाला उदाहरण जो मैं बताया था वह न्यायिक स्वीकृति होगी कि गैर न्यायिक, गैर न्यायिक, क्योंकि वो न्यायालय से कहाँ की गई है, बाहर। अब आइए आगे इसमें बढ़ाया जाए भाई। स्वीकृति की परिभाषा हम लोग चल रहे हैं। स्वीकृति की परिभाषा किस सेक्शन में, ये भी जे में आ चुका है क्वेश्चन। तो सेक्शन 17 में दिया गया है। स्वीकृति धारा 17 में एक बार संशोधन किया गया, वो भी क्वेश्चन आ चुका है। तो कल बताया भी गया था कब संशोधन किया गया, सन 2000 में। और किस कानून द्वारा, आईटी एक्ट द्वारा
यह संशोधन कब से लागू हुआ? पिछली बार एपीओ का क्वेश्चन है। तो 17 अक्टूबर सन 2000। और मिनी एविडेंस की संशोधन को कहते हैं 2000 वाला। और आपका एक बार पूछा गया था, मैं बता था कि सन 2000 द्वारा किन किन कानूनों में संशोधन किया गया। तो सीआरपीसी में भी हुआ, आईपीसी में भी, और एविडेंस, तीनों मार्क कराइएगा। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। किसको मान्यता दी गई? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को। अब आइए स्वीकृति की परिभाषा फिर एक बार देखा जाए, तब धारा 18 शुरू किया जाए, क्योंकि इसके पहले वाले आपका एपीओ में 18 से भी क्वेश्चन आया है, केवल 17 से नहीं। देखिए आगे, माने स्वीकृति एक ऐसा कथन है, स्टेटमेंट है, जो या तो मौखिक किया गया हो, या लिखित रूप में, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में, जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ अनुमान इंडिकेट करता है, कुछ अनुमान दर्शित करता है, और जो उन व्यक्तियों द्वारा और उन परिस्थितियों में किया गया हो जिनका वर्णन के तस्मिन पश्चात किया गया है, यानी कि धारा 17 के बाद किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला तो स्वीकृति एक कथन है। तो समस्या ये आई कि क्या व्यक्ति द्वारा अब ये कथन कैसे किया जा सकता है? दे देगा मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे? कैसे किया जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्या सभी कथन या जो सभी आपका स्टेटमेंट है, क्या वो सभी कथन स्वीकृति माने जाएंगे? नहीं। तो कोई कथन कब एडमिशन माना जाएगा? तो पहली शर्त ये है कि वह किस फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की ओर कुछ इशारा देता हो, या तो ये कहता इशारा देता हो, यानी कि कुछ न कुछ उस पर प्रभाव डालता हो। यानी कि सभी कथन एडमिशन नहीं है, केवल वही कथन एडमिशन है जो विवादक या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ क्या करते हैं? अनुमान। अब एक उदाहरण इस पर देखिए। ए ने अपने बही खाते में या अकाउंट या लेखा पुस्तिका में लिखा कि बी से मैं 5,000 रुपया उधार लिया हूँ। अब ए ये पैसा बी को लौटाया नहीं, बी मुकदमा किया है। बी कहता है कि हमारा 5,000 ये लिए हैं, और ए कहता है कि हमने नहीं लिया है। तो जब एक पक्षकार मांग करे और दूसरा डिनाई करे, तो ये तथ्य कौन सा तथ्य होगा? विवाद। अब ये ए द्वारा लिखी गई डायरी है कि मैं बी से 5,000 रुपया उधार लिया हूँ, अगर इस डायरी को साक्ष्य में पेश किया जाए, तो जो ये विवादक तथ्य हैं कि क्या ए ने बी से 5,000 रुपया उधार लिया, इस पर कुछ न कुछ क्या पड़ेगा? प्रभाव, यानी कि उस ओर इंडिकेट करेगी। तो बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा डायरी का? क्या एक अनुमान निकलेगा कि क्या ए ने लिया था पैसा कि नहीं लिया था? लिया था। और ये अनुमान स्पष्ट निकलेगा, क्योंकि ए ने ही खुद अपनी डायरी में ये बात क्या की है? लिखी है। तो अगला ये, अब क्या सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया कथन एडमिशन नहीं होता? ये अगला पॉइंट। केवल उन व्यक्तियों द्वारा किया गया कथन एडमिशन होता है जिनका उल्लेख धारा 18 में, धारा 19 में और धारा 20 में दिया गया है। और सभी परिस्थितियों में, सभी कंडीशन में किया गया कथन भी एडमिशन नहीं होता। केवल उन परिस्थितियों में किया गया कथन
स्वीकृति की परिभाषा में आएगा, जिनका वर्णन धारा 18, 19 और 20 में किया गया है। इसका मतलब ये हुआ, नया क्वेश्चन बन सकता है कि धारा 18, 19, 20 में किसका उल्लेख किया गया है। तो पहला दे देगा उन व्यक्तियों का जिनका कथन स्वीकृति है, सही है। उन परिस्थितियों का जिन परिस्थितियों में किया गया कथन आपका स्वीकृति माना जाएगा, ये भी सही है। दोनों और इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। उन व्यक्तियों और उन परिस्थितियों, इन दोनों का वर्णन सेक्शन 18, 19 और 20 में किया गया है। अब 18, 19, 20 को तोड़ लेना चाहिए, तब 18 शुरू किया जाए। 18 में है कि कुछ व्यक्तियों का वर्णन है जिनके द्वारा किया गया कथन धारा 17 के तहत स्वीकृति माना जाएगा। दूसरा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाना है, सामान्यतः जो थर्ड पर्सन होता है, अब थर्ड पर्सन पर थोड़ा बताया जाए तब इसको आगे बढ़ा जाए। थर्ड पर्सन यानी कि तृतीय व्यक्ति। तृतीय व्यक्ति यानी कि आप कह सकते हैं अजनबी। तो आपका कह सकते हैं जहां तक अजनबी की बात है, थर्ड पर्सन की बात है, आप लोग जब संविदा अधिनियम पढ़ते हैं तो वहाँ संविदा की आपका संविदा की गुप्तता का सिद्धांत पढ़ते हैं। प्रिवी आपका कह सकते हैं कि संविदा के संसर्ग का सिद्धांत गुप्तता भी कहते हैं। संसर्ग को भाई गुप्तता भी कहते हैं। संविदा की गुप्तता का सिद्धांत, संविदा के बैठिए हो, संविदा के संसर्ग का सिद्धांत, संविदा के संबंध का सिद्धांत, उसमें ये है कि संविदा केवल और केवल उनके द्वारा ही प्रवर्तित कराई जा सकती है जो संविदा के पक्षकार हैं। थर्ड पार्टी द्वारा, तृतीय पक्षकार द्वारा सामान्यतः संविदा को बैठी हुई तृतीय पक्षकार द्वारा सामान्यतः संविदा को प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता, लेकिन इसका कुछ अपवाद है, वो अलग बात है, उतना नहीं जानना है। उसी प्रकार आपका यहाँ जो क्वेश्चन एविडेंस में बन सकता है कि थर्ड पर्सन द्वारा की गई स्वीकृति किन धाराओं में रेलेवेंट है, नया क्वेश्चन बन सकता है। तो धारा 19 मारिएगा और 20 मारिएगा। तो अगर ये पूछे कि तृतीय व्यक्ति द्वारा किए गए कथन भी एडमिशन होंगे तो वह किन धाराओं में वर्णित है, तो दो धाराओं में है, आपका धारा 19 और धारा 20। तो अब आइए आपका 18 शुरू किया जाए। 18 में आपका एक एक शब्द सह चलना है। देखिए भाई, आपका धारा 18 निकाल लीजिए। आपका सेक्शन 18 में एक एक शब्द आपका पूछा जाता है यहाँ भी, और आपका एक एक शब्दों पर गौर करना है। स्वीकृत, देखिए आपका 18 क्या कहती है, स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा। यानी कि आपका हेडिंग ये है कि स्वीकृतियां कौन कर सकता है, तो कार्यवाही के पक्षकार और उनके एजेंट कर सकते हैं। तो आपको तोड़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो
आपका क्वेश्चन बना है कि धारा 18 के तहत किसके द्वारा स्वीकृति की जा सकती है। 3 ऑप्शन दिया है और लास्ट में दिया था उपर्युक्त सभी। तो आपको सतर्क ये रहना है कि धारा 18 में जितने व्यक्तियों का हम वर्णन करेंगे उनको याद करना पड़ेगा। देखिए एक एक व्यक्ति का हम वर्णन कर रहे हैं। वे कथन स्वीकृतियां हैं जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया हो। तो फिर एक बार आप सतर्क होकर समझेंगे कि कार्यवाही के पक्षकार, तो चूंकि स्वीकृतियां सिविल मामलों में भी लागू होती हैं, आपराधिक मामलों में भी लागू होती हैं। ये ना कह दीजिएगा कि सिविल मामला, फिर मैं बता दूं एडमिशन चूंकि सिविल मामलों में भी लागू होती हैं, आपका आपराधिक मामलों में भी लागू होती हैं। तो पहले तो दोनों मामलों में कार्यवाही के पार्टी या पक्षकार देखिए। सिविल मामलों में एक पक्षकार वादी और दूसरा पक्षकार प्रतिवादी। आपराधिक मामलों में एक पक्षकार अभियोजन, दूसरा पक्षकार अभियुक्त होता है या मुलजिम पक्ष होता है। सामान्यतः संज्ञेय मामलों में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन या मुकदमा, आपराधिक मामलों में राज्य स्वयं अपने नाम से चलाता है। तो राज्य तो भाई आपका प्राकृतिक व्यक्ति है नहीं, वह कैसा व्यक्ति है, आपका माने बनावटी व्यक्ति है। कभी काल परिवाद होता है और परिवाद पर भी अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा चलता है। तो यहाँ परिवादी आपका कार्यवाही का पक्षकार माना जाएगा। तो अगर वादी ने या प्रतिवादी ने या परिवादी ने या अभियुक्त ने, चारों अब याद रखिए, अगर कोई कथन किया है, चाहे मौखिक किया हो या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट किया हो, और इनका कथन किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ क्या देता हो, अनुमान, तो इनके द्वारा किए गए ऐसे कथन एडमिशन माने जाएंगे। ये हम नहीं बता रहे हैं, धारा 18 का पहला पॉइंट बता रहा है। तो पहला पॉइंट ये निकला कि एडमिशन कौन कर सकते हैं, तो जो कार्यवाही के क्या हैं, पक्षकार। अब आइए मान लीजिए कि एक क्रिमिनल मामला भी लेकर चला जाए भाई आपका एडमिशन में। इन्हें बी के खिलाफ न्यायालय में परिवाद किया और परिवाद में ये कहा है कि बी ने हमें ये चोटें पहुंचाई हैं। ये जब इलाज करा रहा था उस दौरान डॉक्टर से ये कहा था कि हम छत से गिर गए, हमारा पैर टूट गया, और कोर्ट में आकर ये कह रहा है कि हमें चोटें बी ने पहुंचाई हैं। तो डॉक्टर साहब से जो बयान ए ने दिया था वह बयान एडमिशन होगा और आपका कोर्ट में मुकरने से क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, क्योंकि तुम दो मुही बातें न कहो। एक बार डॉक्टर से बताए उस समय किए हम गिर गए थे छत से, और बाद में मन में दुर्भावना आई कि चलो अपने विरोधी का करियर ही बर्बाद कर दें और परिवाद कर दिए। तो ये एडमिशन माना जाएगा कि चोट कैसे लगी, तो ये किसमें है, आपका परिवादी ने एडमिशन किया है आपराधिक मामलों में, और ये धारा 17 में स्वीकृति माना जाएगा। और चूंकि परिवादी कार्यवाही का पक्षकार होता है आपराधिक मामलों में, तो ये धारा 18 में उसकी स्वीकृति क्या होगी, माने सही मानी जाएगी। माने कुल मिलाकर कार्यवाही का पक्षकार भी स्वीकृति करने में क्या है, सक्षम। पहला। दूसरा, एजेंट पर आइए। बेरेक पहले एक बार बताया जाए तब एजेंट बताया जाए, क्योंकि आपका एजेंट दोनों तरीके से आएंगे।
एक आपका ऑथराइज करना, एक धारा 20 में आएगा, फिर ऑथराइज करना आपका 19 में भी आएगा और धारा 18 में भी। तो पहले कल बताया गया था, पहले तो भाई एजेंट का नियम समझिए और तब बेयर एक्ट की भाषा को आगे बढ़ाया जाए। एक एक उदाहरण भी देना है। देखिए आपका ये कॉन्ट्रैक्ट की धारा 182 में एजेंसी को डिफाइन किया गया है, अभिकरण को परिभाषित किया गया है। तो अगर कोई पूछे कि एजेंसी क्या होती है, अभिकरण क्या होता है, तो एक लाइन जवाब दीजिए, मालिक और अभिकर्ता के संबंध को आपका क्या कहते हैं, एजेंसी। अब आपका मालिक अभिकर्ता को नियुक्त करता है, अभिकर्ता का कार्य मालिक का कार्य माना जाता है, अभिकर्ता के कार्य के लिए मालिक जिम्मेदार होता है और अभिकर्ता ने अगर नियोजन के अनुक्रम में, कल परसों बताया गया था, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, नियोजन का अनुक्रम बताइए किस सेक्शन में सुसंगत है, 16। प्राइवेट नियोजन की सरकारी की दोनों, हाँ नियोजन यानी कि इन द नहीं आपका इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, कारोबार का अनुक्रम किस सेक्शन में रेलेवेंट है, 16 में। प्राइवेट कारोबार की सरकारी की दोनों, दोनों पूर्व कारोबार का पूर्ववर्ती हिस्सा सुसंगत है कि पश्चातवर्ती की दोनों, दोनों। आपका याद रखिए, अब ये नहीं कि जो पढ़ा दिया गया है कम से कम उसमें आप प्रयास करिए गलती न हो, क्योंकि पूरा 16 डिटेल में चली थी। अब आइए फिर आपका, अगर एजेंट ने आपका अपने कारोबार के अनुक्रम में कुछ कहा, कुछ किया या कुछ बोला या कोई कार्य किया या कोई संविदा की किसी से, तो इन कार्यों के लिए, इस संविदा के लिए, इस कथन के लिए मालिक क्या होगा, जिम्मेदार। इसमें कोई शक नहीं है। बिहार में जो पूछा जाता है, एजेंट और मालिक का दायित्व क्या होता है, ज्वाइंट और सेपरेट दोनों मार कर आइएगा। यानी कि या तो आप एजेंट और मालिक दोनों के खिलाफ एक साथ मुकदमा कर दीजिए या केवल मालिक के खिलाफ। अगर मालिक के खिलाफ करते हैं तो मालिक ये नहीं कह सकता कि गलती किसने की है, एजेंट ने, भाई ये नहीं कह सकता, क्योंकि एजेंट का कार्य किसका कार्य माना जाता है। और जो बिहार में पिछली बार आया भी था मैक्सिम, कि जो प्राधिकारी किसी कार्य को दूसरों से कराता है कानूनी रूप से, ये माना जाता है कि वह उस कार्य को स्वयं कर रहा है। दूसरा आपका मैक्सिम है रिस्पांडेंट सुपीरियर, यानी कि वरिष्ठ को क्या होने दो, उत्तरदायी। अगला देखिए, अब अभिकर्ता सही रहेगा। हाँ देखिए आपका एक और बात, अभिकर्ता को या तो एक्सप्रेस रूप से मैंने नियुक्त किया जा सकता है या इम्प्लाइड रूप से, ये भी सतर्क रहना है। या तो विवक्षित रूप से, विवक्षित का मतलब ये हुआ कि या तो मुख से बोलकर या लिख कर, और बाई कंडक्ट या नहीं, अभिव्यक्त का फिर एक बार देखिए, एक्सप्रेस या अभिव्यक्त का मतलब हुआ या तो मौखिक रूप से बोलकर या लिखकर किसी को एजेंट नियुक्त किया जाना। और इम्प्लाइड या विवक्षित का मतलब होता है बाई कंडक्ट, यानी कि आचरण, हाव भाव, चाल चलन द्वारा ये दर्शित होता है कि इन्होंने इस व्यक्ति को अपना एजेंट नियुक्त किया है। जैसे एक व्यक्ति है और वह एक आदमी रखा है, आपका वह आदमी उसकी ओर से सब कार्य कर रहा है, समाज में घूम रहा है, लोगों से बातें कर रहा है, तो भले वह एजेंट नियुक्त न हुआ हो, इम्प्लाइड तौर पर उसे क्या मान लिया जाएगा,
माने बाई कंडक्ट। इसी प्रकार अभी आपका सुप्रीम कोर्ट का भी 4-5 दिन पहले फिर निर्णय आया है कि अगर कोई पुरुष और स्त्री लंबे समय से साथ साथ रह रहे हैं तो भले वह विवाह न किए हों, उनका कंडक्ट ये बता देता है कि ये पति पत्नी है। और ये सेक्शन आपका पूछ सकता है, नया आपका आया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रियम्पशन किया जाएगा ये तथ्य की उपधारणा होगी। और सेक्शन 114 में तो जब 114 पढ़ाया जाएगा उस समय पुनः इसको बताया जाएगा। अब देखिए भाई, बेयर एक्ट एजेंट पर इतना एजेंट पर बताया गया सामान्य नियम। देखिए अब बेयर एक्ट की भाषा, या ऐसे किसी पक्षकार के ऐसे किसी अभिकर्ता ने किया हो जिसे मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत किया हुआ मानता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्यवाही के पक्षकार थे उन पक्षकारों ने आपका अपना अभिकर्ता नियुक्त किया था, या तो ऐसा अभिकर्ता आपका एक्सप्रेस रूप से नियुक्त किया गया था यानी कि मुख से बोलकर या लिखकर, या विवक्षित रूप से यानी कि पक्षकारों के आचरण से दर्शित होता है। और न्यायालय की यह राय है कि ऐसा अभिकर्ता पक्षकार की ओर से स्वीकृति करने के लिए क्या था, प्राधिकृत था, अथराइज था। तो आप लोग अधिवक्ता साहब पर भी आ जाइए। जो अधिवक्ता साहब होते हैं, अगर किसी पक्षकार ने किसी व्यक्ति माने किसी वकील को अपना वकील नियुक्त किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि पक्षकार ने ये प्राधिकृत किया है वकील साहब को कि आप हमारी ओर से न्यायालय में क्या करिए, कथन करिए, स्वीकृति करिए। तो पक्षकार की ओर से अधिवक्ता द्वारा किया गया कथन एडमिशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ये नहीं कि केवल बाहरी पक्षकार माने बाहरी आपका अभिकर्ता वकील साहब भी आपका कथन कर सकते हैं, और वकील साहब बाहर करते हैं तो गैर न्यायिक, और यहीं जाकर कहाँ करते हैं, न्यायालय में, तो कैसा कथन माना जाएगा, कैसी स्वीकृति, न्यायिक। और न्यायिक स्वीकृति मानी जाएगी। यहाँ सतर्क रहना, वकील साहब भी एडमिशन कर सकते हैं। किसकी ओर से, आपका पक्षकार की ओर से, क्योंकि ये पक्षकार की ओर से कथन करने के लिए क्या अगर न्यायालय ये देखता है कि वकील साहब पक्षकार की ओर से कथन करने के लिए क्या है, अथराइज। कल फिर हम बता दें, कल भी हम बताए थे आपराधिक मामलों में आपका सेक्शन नंबर 206 बताए थे, जिसमें कि पेटी ऑफेंस में या छोटे अपराधों में स्पेशल समन जारी किया जाता है। और उसमें भी हमने बताया कि अभियुक्त या तो स्वयं पैसा भेजे, अपराध स्वीकार कर ले, या अधिवक्ता को भी नियुक्त कर सकता है कि हमारी ओर से वकील साहब हमारे द्वारा किए गए अपराध को क्या करेंगे, स्वीकार, और जुर्माना भर देंगे और मने रकम दे देंगे, और वह रकम आप किस में काट लीजिएगा, जुर्माना। तो क्या वकील अभियुक्त की ओर से अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर सकता है कि नहीं, कर सकता। तो अब स्वीकृति नहीं कहा जाएगा, बस ये नाम चेंज कर दीजिएगा। जब अपराध स्वीकार किया जाएगा तो उसको संस्वीकृति कहा जाएगा, स्वीकृति नहीं। यही स्वीकृति किस में कन्वर्ट हो जाएगी, संस्वीकृति। अगला देखिए भाई, आपका प्रतिनिधि रूप से वादकर्ता द्वारा, तीसरा पॉइंट चल रहा है,
पहला वाद का पक्षकार, दूसरा अभिकर्ता। और सतर्क रहना है, अंदर जाकर पूछ रहा है। ये अभिकर्ता प्रा- वि- माने अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत हो कि विवक्षित की, दोनों दोनों। लेकिन इसीलिए मैं बता रहा हूँ एक्सप्रेस इम्प्लाइड, कि जब आप अगली धाराओं में आएंगे तो वहाँ आपका कुछ धाराओं में केवल एक्सप्रेस मिलेगा, विवक्षित काम नहीं करेगा। और वहीं यूपीजे और एपीओ अटैक करता है। अब इसको बता ही दिया जाए, क्योंकि भाई आपका हमेशा ये जहाँ जहाँ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एक दो जगह है, अभी हम बता दें। फिर एक बार भाई सतर्क होकर देखिए, क्योंकि लोग गलत करके आ रहे हो क्वेश्चन, इसीलिए तुरंत बताना आवश्यक है। धारा 18 में आपने देखा कि एजेंट तो नियुक्त किया गया था, तो या तो पक्षकार ने एक्सप्रेस रूप से या इम्प्लाइड रूप से किया है। लेकिन तुरंत धारा आप 20 देखेंगे, 20 देखेंगे, जहाँ की रेफरी का सिद्धांत है और वहाँ विवक्षित काम नहीं करेगा। और यही क्वेश्चन आयोग अटैक करता है, यही छोटी छोटी बातें भाई पकड़ना है। धारा 20 में आपका इम्प्लॉयड काम नहीं करेगा, तो धारा 20 में कोई व्यक्ति कथन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है वाद के पक्षकार द्वारा, तो कैसे प्राधिकृत किया गया हो यही पूछ लिया था। अभिव्यक्त रूप से, विवक्षित रूप से, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊपर ऊपर वाले हैं पढ़ने वाले, यानी कि फाउंडेशन वाले, वह क्या करेंगे, आपका कहेंगे कि दोनों होगा, क्योंकि हर एक जगह क्या चलता है, दोनों। तो यहाँ वो नहीं चलेगा, केवल क्या चलेगा, एक्सप्रेस। और रेफरी का सिद्धांत भी किस धारा में है, 20 में, तो बता जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए भाई, पहले सेक्शन वाइज ही चला जाए। देखिए, प्रतिनिधि रूप से वादकर्ता द्वारा किया गया कथन एडमिशन माना जाएगा। तो अब प्रतिनिधि रूप से, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जो आपका वादकर्ता होते हैं, जो सूट फाइल करते हैं, उनके द्वारा किया गया कथन भी एडमिशन माना जाएगा। तो इसके लिए आपको फिर समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिनिधि रूप से जो व्यक्तिवाद दायर करते हैं, पहले उनका दो तीन उदाहरण देखना पड़ेगा, उसके बाद उनसे कथन करवाइए, और तब वह कथन किस में सेट करवाइए, स्वीकृति में। तो तीन चार नियम अलग जाना पड़ेगा। एक तो ऑर्डर 1 का और रूल 8 हम देखेंगे सीपीसी में। अगला आपका आदेश 32 हम देखेंगे। इसके बाद एक हम उदाहरण देखते हैं आदेश 40 का। और निश्चित तौर पर आपका कंपटीशन में यहाँ क्वेश्चन कई बार सीपीसी में बना है, और आपका बंदा रहता है तीनों आदेशों से। पहले एक एक नियमों को एक एक लाइन समझने का प्रयास करिए, तब तो भाई प्रतिनिधि रूप से बात करता हम समझाएंगे। आदेश 1 रूल 8 में रिप्रेजेंटेटिव सूट या प्रतिनिधिवाद के बारे में प्रावधान किया गया है। प्रतिनिधिवाद का मतलब सामान्यतः ये हुआ कि जब एक ही मामला है और पीड़ित तमाम लोग हैं, यानी कि जैसे शिक्षा मित्र का मामला मामला ये है कि आपका शिक्षा मित्रों को क्या टीचर बनाया जाए कि नहीं, तो मामला तथ्य या विधि का प्रश्न एक है और पक्षकार क्या है, अनेक। तो ऐसी दशा में मान लीजिए 1 लाख शिक्षा मित्र हैं, और 1 लाख शिक्षा मित्र अगर अलग अलग मुकदमा करते तो कितना मुकदमा हो जाता, 1 लाख। तो वादों की बाहुल्यता को रोकने के लिए, वादों की भरमार को रोकने के लिए कानून ये कहता है कि ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति
न्यायालय में जाए, अपने लिए जाए और दूसरों के लिए, और ऐसी दशा में उस पर सुनवाई होगी, तो ये कहा जाएगा कि 1 लाख लोगों में अगर 10 लोग चले गए तो अपने लिए नहीं गए, किसके लिए भी गए? 1 लाख लोगों के लिए। तो ये कैसा सूट माना जाएगा? 10 लोग जो दायर किए हैं प्रतिनिधिवाद। अगर ये 10 लोग न्यायालय में उस विवाद के बारे में कोई कथन करते हैं, तो क्या इनके द्वारा किया गया कथन एडमिशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये प्रतिनिधि रूप से क्या है? वाद करता है। अभी आगे हम बताएंगे। अब दूसरा नियम देखिए। अब आदेश 40 का नियम पहले देखा जाए। सीपीसी के आर्डर 40 में रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान है। मैं बता चुका हूँ प्रापक। तो प्रापक न्यायालय की ओर से संपत्ति को ग्रहण करता है, किराया वसूलता है, उस पर कब्जा लेता है, उसकी देख रेख करता है। तो अगर प्रापक क्या न्यायालय में उस संपत्ति की संरक्षा के लिए सूट फाइल कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर रिसीवर ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया है, तो ये प्रतिनिधि रूप से वादकर्ता माना जाएगा। मोबाइल वाइब्रेट वाइब्रेट कर लीजिए। ये वादकर्ता माना जाएगा और इसके द्वारा किया गया कथन किसके द्वारा? रिसीवर द्वारा। क्या एडमिशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अगला आते हैं कि अगर वादी माइनर हो, माइनर मतलब 18 साल से कम हो, या अनसाउंड माइंड हो, यानी कि पागल हो, तो ऐसी दशा में वादी की ओर से मुकदमा लड़ने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, जो वादी का मुकदमे में रिप्रेजेंट का काम करेगा, प्रतिनिधि का काम करेगा, और उसका नाम पूछा जाता है नेक्स्ट फ्रेंड या वाद मित्र। फिर एक बार आइए। अगर अवयस्क वादी या पागल है, पूछा गया था जे में पागल में, अवयस्क या पागल है, तो उसकी ओर से जो व्यक्ति मुकदमा करता है उसका नाम क्या होता है? नेक्स्ट फ्रेंड या वाद मित्र। और वाद मित्र भी प्रतिनिधिक हैसियत में वाद लाया है, और किसकी ओर से वाद लाया है? या तो पागल या माइनर। तो क्या ऐसे वाद मित्र द्वारा किया गया कथन स्वीकृति माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अब अगला लास्ट उदाहरण देखा जाए आपका प्रतिवादी पर, क्योंकि भाई दोनों पक्षकार कर सकते हैं। अगर जिसके विरुद्ध आपने मुकदमा किया है वह व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है या पागल है, यानी कि जो डिफेंडेंट हैं, जो प्रतिवादी हैं, जो विरोधी पक्षकार हैं, अगर वह अवयस्क हैं या पागल हैं, तो उसकी ओर से बचाव करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया जाएगा, और उसका नाम याद रखना है गार्जियन एड लिटेम। गार्जियन एड लिटेम वादार्थ संरक्षक कहा जाता है। वादार्थ संरक्षक कई बार क्वेश्चन आया है। तो वादार्थ संरक्षक किसका प्रतिनिधि करेगा? आपका प्रतिवादी का। और वाद मित्र किसका करेगा? वादी का। ये दोनों लोग प्रतिनिधि रूप से वादकर्ता माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? अब यही आपका कंसेप्ट बन गया तो अब आसान रहेगा। अगर कोई व्यक्ति प्रतिनिधि रूप से वाद करता है, यानी कि या तो वह प्रतिनिधि बनकर मुकदमा लाया है या उसके विरुद्ध प्रतिनिधिक हैसियत में कोई मुकदमा लाया गया है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं
या तो वादी हैं या क्या हैं, प्रतिवादी। और उस प्रतिनिधि ने अपनी प्रातिनिधिक हैसियत में सतर्क रहना, दो बातों से कभी नहीं। उस प्रतिनिधि ने अपनी प्रातिनिधिक हैसियत में कथन किया हो, व्यक्तिगत हैसियत में नहीं। और कथन कब किया हो, जब प्रतिनिधि था। अब आइए, जैसे कि मान लीजिए कि बात न करिए भाई, प्रापक धारा 40 में न्यायालय ने किसी व्यक्ति को नियुक्त किया, तो प्रापक बनने के पहले कथन किया हो कि प्रापक या रिसीवर से हटने के बाद, कि जब वह रिसीवर था तब, जब वह रिसीवर था। इसी के साथ आपका एक और क्वेश्चन आइए, आईपीसी की धारा 84 पर गौर करिए कि अनसाउंड माइंड कब होना चाहिए, चित्त विकृतता कब होनी चाहिए, अपराध करने के पूर्व, अपराध करने के समय, अपराध करने के बाद, उपर्युक्त सभी। तो कब बचाव मिलेगा, जब अपराध करने के क्या हो, समय। उसी प्रकार दिमाग बैठाइए भाई अच्छे से, थोड़ा कठिन है इधर की धाराएं क्योंकि समझ में कम आती है, इसमें कोई शक नहीं है कि संस्वीकृति बहुत आसान लगेगी आपको, लेकिन जो आपका 23 तक की धाराएं हैं, इधर थोड़ा समझ में नए लोगों को कम आती हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए हल्का सा स्लो किया गया है। फिर एक बार देखिए इसको, तो अगर आपका माने उस समय कथन किया गया हो जिस समय वह प्रातिनिधिक हैसियत रखता था, पहले बाद में नहीं, और कथन व्यक्तिगत हैसियत में वो ना किया हो, बल्कि किस हैसियत में, प्रातिनिधिक हैसियत में, और उसका कथन किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ क्या देता हो, अनुमान। तो ऐसे प्रातिनिधिक रूप से वादकर्ताओं द्वारा, यानी कि वादी या प्रतिवादी जो भी वाद करता है, उनके द्वारा किए गए कथन धारा 18 में एडमिशन माने जाएंगे। और आपका तीसरा हो गया, चौथा देखिए आपका हो ही गया तीसरा। अब इसके बाद वे कथन स्वीकृतियां हैं, फिर दो बातें आपका दी गई हैं, यानी कि चौथा पॉइंट आपका कि कौन व्यक्ति आपका स्वीकृति कर सकता है। तो विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा, यानी कि जो व्यक्ति विषय वस्तु में हितबद्ध हैं, उनके द्वारा किया गया कथन भी स्वीकृति माना जाएगा। लेकिन सतर्क ये रहना है कि वे कब कथन किए हों, तो उनके द्वारा किया गया कथन एडमिशन माना जाएगा, ये भी सतर्क रहना है। तो जब वे विषय वस्तु में हित रखते हों, देखिए एक बार, ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनका कार्यवाही की विषय वस्तु में कोई सांपत्तिक या धन संबंधी हित है, और जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में वह कथन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति किसी मामले में इंटरेस्टेड था, हितबद्ध था, तो हितबद्धता यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है कि हितबद्धता कैसी होनी चाहिए। तो सामान्यतः हितबद्धता तीन प्रकार की होती है। एक व्यक्तिगत, यानी कि ये हमारे चाचा हैं, चाची हैं, नाना है, नानी है, ये व्यक्तिगत हो गया, पुत्र है, पुत्री है। दूसरा आपका सांपत्तिक हितबद्धता, यानी कि इस मकान में, जमीन में हमारा क्या है, हिस्सा है। और तीसरा धन संबंधी, धन के लेन देन में हितबद्धता। तो हितबद्धता कितने प्रकार की, तीन। तो क्या सभी प्रकार की हितबद्धता इस खंड में शामिल है कि नहीं, नहीं। तो कौन हितबद्धता आपका धारा 18 में शामिल नहीं है, क्वेश्चन बन सकता है ना। तो धन संबंधी कि आपका व्यक्तिगत हितबद्धता कि
प्रॉपर्टी संबंधी इनमें से कोई नहीं। तो कौन हितबद्धता इसमें शामिल नहीं है? व्यक्तिगत। यानी कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उस संबंधों द्वारा जुड़ा है और कोई कथन करता है, तो उसका कथन एडमिशन माना जाएगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि जुड़ाव कैसा होना चाहिए? या तो संपत्ति संबंधी या कैसा? धन संबंधी। और जुड़ाव ही न हो, वह कथन कब किया हो ऐसा जुड़ा व्यक्ति? जब वह संपत्ति या धन संबंधी हित क्या करता था? रखता था। अब रखने के पहले नहीं। तो चूंकि आज थोड़ा समय भाई कम पढ़ाया जाएगा, लेट भी कुछ कारणों से हो गया, तो आपका इसका उदाहरण आपका सोमवार को हम बताएंगे। अभी आपका आईपीसी चलेगी, तो 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर आईपीसी चलेगी भाई। क्योंकि इधर 2-3 धाराएं, 21 तक की धाराएं काफी महत्वपूर्ण है। एक छोटी छोटी खूब क्वेश्चन आता है, गलत न हो। हितवत्ता से लेकर एक शब्दों पर भाई ध्यान दीजिए, क्योंकि कंपटीशन काफी तगड़ा हो गया है। और शब्द सा ध्यान देना है, क्या छूटा है शब्द, क्या जुड़ा है। रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तो भाई आपका